तो इसको मॉडर्न वर्ल्ड कहना ही थोड़ा सा मैं इसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि हर चीज़ इवॉल्व होती है, हर एक चीज़ में एडवांसमेंट होता है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा खुद से ही एक होलिस्टिक वर्ड है। हाँ, योग और मेडिटेशन अलग नहीं है, एक ही है। हम लोग मेडिटेशन को डिफरेंटली लेते हैं कि ये कुछ अलग ही होगा, नहीं। हमारा एम था कि एक भी वन पर्सन, इफ सिंगल पर्सन इज अफेक्टेड, दैट कैन क्रिएट ए मैस, जो हुआ था। सिमिलरली हमने अपने यूथ को तैयार करना है, यूथ को अपनी भारतीय जो परंपराएं हैं, जो चिकित्सा पद्धतियां हैं हमारी, जो उनके लिए उनको मोटिवेट करना है। विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ किस वजह से होती है? मेडिसिन से। जो भी यूथ है वो योग के बारे में पढ़े और योग के लिटरेचर को समझे, और योग के जो हमने 8 आयाम बताए हैं उनको एक एक करके धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करें। फेक इट अंटिल मेक इट। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीआरएस एजुकेशनल ट्रस्ट। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज हम अपने नए पॉडकास्ट के साथ आए हैं जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है? ये एक हमारी प्राचीन परंपरा, विजडम और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का एक रिच कॉम्बिनेशन है जो हजारों सालों से डेवलप होता आ रहा है। इसमें आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, ट्रेडिशनल डाइट, नेचुरल हीलिंग प्रैक्टिसेस और होलिस्टिक लाइफस्टाइल जैसे कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हैं वो शामिल होते हैं। इसका मेन फोकस सिर्फ डिजीज को ट्रीट करना ही नहीं, बल्कि हेल्थी लाइफस्टाइल, प्रिवेंशन और ओवरऑल वेलबींग जो है उस पर भी होता है। आज के फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ में भी इंडियन नॉलेज सिस्टम का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल के जो यूथ है वो जो है वो नेचुरल, प्रिवेंटिव और बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग की तरफ वापस आ रहे हैं। और इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक स्टीम्ड एक्सपर्ट, प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राजपूत, जो कि एक रिनाउंड रिसर्चर और एकेडमिशियन हैं जिनके पास 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग डिस्कवरी और हर्बल रिसर्च के फील्ड में। प्रोफेसर राजपूत ने सीएनएस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, लीवर डिसऑर्डर, डायबिटीज और ओबेसिटी जैसे इम्पोर्टेंट थेरापेटिक एरियाज पर भी काम किया है। Currently, Sir is serving as head or professor, Department of Pharmaceutical Sciences, Gurukul Kangri, deemed to be University, Haridwar. Sir has completed PhD in Pharmacology and Toxicology from NIPER, Mohali. सर के 100+ से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, 18 पेटेंट्स हैं और कई सारे बुक चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे पब्लिशर्स के साथ उन्होंने पब्लिश की है। सर को एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन अवार्ड, रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड और उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से भी नवाजा गया है। और सर को एक स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिली है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। और सर ने कई सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं इनके अंडर में, जैसे कि डीबीटी, आयुष, एमएसएमई और इंडस्ट्रीज के साथ। सो इट इज़ माय ग्रेट प्लेजर टू वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राजपूत इन आवर पॉडकास्ट सीरीज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू वेरी मच PRS एजुकेशनल ट्रस्ट and Akanksha ji and Ashish for inviting me, and I am also thankful to Akhilesh ji for giving this important session. Hopefully it will be benefit to the audience. थैंक यू सो मच सर, आप इतनी दूर से आए हैं हमारे पास टाइम निकाल के, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। जैसा कि सर आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब आपके बारे में जब मैंने पढ़ा है तो उसमें मैंने देखा है कि आपकी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या होता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा वेदों से बहुत बहुत सालों से शुरू होती है, और कहीं ना कहीं चाहे वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, चाहे हमारी, इसको हम परंपरा क्यों कह देते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि जो हमने प्राचीन काल से सीखा है उसको हम अपने आचरण में लाए, अपने व्यवहार में लाए, और वो आज अब वो परंपराएं बन गई हैं। चाहे आप किचन के बहुत सारे इंग्रेडिएंट अगर हम बात करें, किसी को भी लेके आप बात करोगे
तो वो हमें कोई बताता नहीं है कि आप चाय में अदरक डालनी है नहीं डालनी है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा हो गई हैं। और आजकल के जो मेडिसिन्स आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो कहीं ना कहीं आ रही हैं। तो हमारी जो प्राचीन सिस्टम से, चाहे वो वेदों से लेके, चाहे वो संहिताओं से लेके, जो हमारा ज्ञान आया धीरे धीरे, उस ज्ञान को हम आगे किस तरह से एक लेगेसी के फॉर्म में ले जा रहे हैं, उसी चीज़ों को हम स्टडी करते हुए, अपने आप को प्राउड फील करते हुए किस तरह से प्रोपोगेट करना है, वही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। ओके सर। सर जैसे मैंने जब पढ़ा इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, तो मैंने ये देखा कि इसमें जो है आयुर्वेदा इंक्लूडेड होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ इस पे आयुर्वेदा ही इंक्लूडेड है या लाइफ स्टाइल के और सारे भी जो एस्पेक्ट हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें? अगर हम बात करें आयुर्वेद सिस्टम की, क्योंकि आयुर्वेद सिस्टम को एक हम हॉलिस्टिक वे में मानते हैं, इसमें चाहे इसमें और हमारी बहुत सारी पद्धतियां हैं, चाहे इसमें योग हो जिसको हम आयुर्वेद का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी अगर आप तमिल लिटरेचर को पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिद्धा एक सिस्टम है जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा से आयुर्वेद के साथ ही साथ इवॉल्व हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तिब्बतियन सिस्टम है, क्योंकि जो तिब्बत और इसके रीजन है, हिमालयन रीजन है, उस पार्ट में भी हमारी जो भारतीय ज्ञान पद्धतियाँ, परंपराएं और जो मेडिसिन सिस्टम है इवॉल्व हुआ है। तो ना केवल आयुर्वेद, इसके साथ साथ सिद्धा है, योग है, इसके अलावा भी अगर आप यूनानी सिस्टम में मेडिसिन करें, आया तो बाहर से, लेकिन ये हमारे कल्चर में इतना इवॉल्व हो गया, इतना इंटीग्रेट हुआ कि हमारा जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन है, इसमें हम इसको यूनानी मेडिसिन को भी रखते हैं। इसके अलावा आपने होम्योपैथी का नाम सुना होगा, तो होम्योपैथी जर्मन बेस्ड मेडिसिन सिस्टम धीरे धीरे अब हमारे कल्चर में इतना इंटीग्रेट कर गया है कि हम लोग इसको इंडियन सिस्टम मेडिसिन में ही इंक्लूड करते हैं। तो ओनली आयुर्वेद नहीं है, इसमें बहुत सारी सोवा, रिगपा लेके, जैसे हमारे लद्दाख रीजन है, ये इनकी अलग अलग पद्धतियां हैं। कहीं कहीं ना जो ऑरिजिन है, रूट है, हमारी जो ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, वो हर जगह जैसे जैसे गया उन्होंने अपने ढंग से समझा और उसको अपने ढंग से उसको लेके आए। कहीं ना कहीं रूट में वही है, पंच महाभूत, जैसे हम 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बनता है, तो किस तरह से वो बिहेव करता है हमारे यूनिवर्स के साथ, हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें लगभग एक सी इवॉल्व हुई। तो आयुर्वेद नहीं, इसके अलावा बहुत सारी पद्धतियाँ जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। ओके सर। अगर हम बात करते हैं सर कि जैसे हमारा जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है और जो हमारा आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग होती है, डिफरेंट होती हैं, तो अगर हम इनका रेलेवेंस देखें तो आपस में क्या होता है? मॉडर्न लाइफ स्टाइल और अगर हम आज की बात करें, जो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन है, जिसमें लोग सर्जरी और ये बात करते हैं, क्रिटिकल केयर की बात करते हैं, तो इसको मॉडर्न वर्ड कहना ही थोड़ा सा, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि हर चीज़ इवॉल्व होती है, हर एक चीज़ में एडवांसमेंट होता है। अगर हम हमारा जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय जो आयुर्वेद है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें भी आज देखेंगे हम डायग्नोसिस के लिए एआई तक का यूटिलाइजेशन हो रहा है। इवन हम किस, हमारी प्रकृति क्या है, वात पित्त कब कौन सा डोमिनेंस है, प्रीडोमिनेंस है, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चनर डेवलप किए, अकॉर्डिंगली यू कैन इजिली यूटिलाइज दिस जो टेक्नोलॉजीज है उसको यूज करके आप कर देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम ये कहें कि ये मॉडर्न सिस्टम है मेडिसिन, जो जिसमें सर्जरी है, क्रिटिकल केयर आता है, तो क्या जो हमारे सुश्रुत जी, जिनको फर्स्ट सर्जन बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी है और बहुत सारी चीज़ें जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, तो क्या हम उनको मॉडर्न नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इवॉल्व हुई हैं? तो मैं कहूँगा कि ये एडवांसमेंट इज़ ए गुड टर्म। चीज़ों में एडवांसमेंट आता है, रिफाइनमेंट आता है, वो नॉलेज के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर हम मॉडर्न लेके चलेंगे तो बाकी सब पीछे रह जाती है, ऐसा नहीं है। तो मॉडर्न इस संदर्भ में कहना उचित नहीं है। और दूसरा, जो आजकल एजुकेशन सिस्टम है वो भी इंटीग्रेटेड, हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन पे, मतलब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे। आजकल बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आपने सुना होगा, मॉडर्न वर्सेस आयुर्वेद, इस तरह से चलती रहती हैं। तो सिस्टम हमारा इंटीग्रेशन का है, क्योंकि हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा खुद से ही एक होलिस्टिक वर्ड है, तो इसको अलग अलग फ्रेगमेंटेशन में हम नहीं देख सकते। ओके सर। सर जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं,
अगर हम मॉडर्न वर्ड अगर हम हटा रहे हैं, जो नॉर्मल हमारी लाइफ स्टाइल है, अगर हम उसमें इसको इन्वॉल्व करना चाहे जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हमें करना मुश्किल है थोड़ा ये ना, क्योंकि ना हमारे पास टाइम है और खाने का वही तरीका है हमारा कि हमें बाहर की चीज़ें ही ज़्यादा पसंद है। तो हम इसको कैसे अपने लाइफ स्टाइल में ईज़िली इन्वॉल्व कर सकते हैं? जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है इसमें सिर्फ एक चीज़ का है कि हमारे पास समय कम है, हाँ हम जी। यही मानते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप देखोगे 24 आवर्स हैं, हर चीज़ के लिए हैं। हुँ। हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारे पास वी आर वेरी बिजी, बिकॉज़ हमने जो टाइम मैनेजमेंट है उसको कहीं न कहीं बहुत अच्छा नहीं किया हुआ। सुबह उठते हैं, आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप योग कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, एनीथिंग। जो हमारा आचार व्यवहार खान पीन है ना, यही सब है। इनको हमने क्या करना है, हम खा रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, कितनी क्या स्पीड है। आप इस समय आप बहुत बार कहा है कि खाने को हम किस तरह से खाना चाहिए, उसको फील करना है आपको। आपको कहते नहीं है कि कई बार जो हमारी इंद्रियां हैं, हम लोग खाने को फील करते हैं। अब लोग कहेंगे जीभ है हमारी, टेस्ट करने के लिए टेस्ट कर लेते हैं। तो आईज एंड जो जो आपका जो स्मेलिंग प्रॉपर्टी स्मेलिंग है, खाना किस तरह से दिख रहा है, उसका क्या है। तो खाने से लेके छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप खाना तो खाते ही हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि खाना नहीं खाएगा। खाने में क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो दिन का आचार विचार है, किस तरह से आपके थॉट प्रोसेस हैं, किस तरह से आप दिन में किस तरह से आप मिलते हो, लोगों से बात करते हो, और सुबह से लेके आपका जो व्यवहार है वो डिटरमाइन करता है कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के पीछे अगर हम भागते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं आके वहीं रुकती हैं। फिर हम अपने आप को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में या कहीं ना कहीं आप एक ट्रॉमा सेंटर में अपने आप को पाते हैं। तो क्यों पाना है हमें? वी नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई द वेज फॉर द टाइम मैनेजमेंट। हमें कोशिश ये करनी है कि सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मनी मनी माइंडेड हो रहे हैं। अगर आप मनी माइंडेड हैं भी तो एक एक जो अमाउंट है उसके बाद आप क्या कर लेंगे। हम लोग क्या, अगर हम देखेंगे हमें ज़रूरत है 2 रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, सुना ही होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसकी ज़रूरत है। इससे ज़्यादा आप जो मिल रहा है ठीक है, एफर्ट्स करेंगे, कर्तव्य करेंगे, मिल जाता है तो ठीक है। लेकिन आप उसी के पीछे दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, उससे क्या होगा, जो लाइफ आगे की है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। तो हमें क्या करना है, सुबह से लेके जब आप मॉर्निंग में उठते हैं उससे लेके शाम तक आपकी जो दिन की चर्या है, आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो दिनचर्या सुबह से उठ के आप दिन में किस किस तरह से आपका शाम तक का व्यवहार होता है, वो आपके हेल्थ को डिटरमाइन करता है। और जो स्वस्थ हम कहते हैं ना कि अगर आप स्वस्थ हैं, हम लोग आयुर्वेद में जो जीवन है ना उसको 100+ ईयर्स, 100 तक तो है ही उसका, उसके आगे का मानते हैं। तो हम इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस से अपने जीवन को कम करें या हम अपने आप को इनफेक्टिवनेस लाएं, तो वो ज़रूरी नहीं है। हम लोग दिनचर्या आयुर्वेद के हिसाब से फॉलो करेंगे, आपका जीवन बड़ा अच्छा और सुखमय होगा। जैसे सर आप अभी दिनचर्या की बात कर रहे हैं, तो अभी एक बहुत ही कॉमन चीज़ चल रही है जो है लोगों में, जो 40+ लोग हैं उनमें हार्ट अटैक की बहुत ही कॉमन चीज़ चल रही है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जो लाइफ़स्टाइल है उसी की वजह से ये ज़्यादा प्रोबेबल है कि हो रहा है? जो हार्ट अटैक आ रहा है, एक्चुअली क्या है कि हम हार्ट को ओवरबर्डन तो कर रहे हैं भाई, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल से है, लेकिन हार्ट को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो इसको ट्रेनिंग का आसान तरीका है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम क्रिकेट की ही बात करें, अभी आपने बहुत जल्दी मैच देखे होंगे, तो क्रिकेट में क्या होता है, कौन सी टीम हार जाती है, जो स्ट्रेस या प्रेशर को डील नहीं कर पाती, हैंडल नहीं कर पाती है। अब इंडिया में इतने कंपटीशन है कि कंपटीशन होता ही रहता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, जो टॉलरेंस पावर है वो हमारी अच्छी है। और इवन अगर हम हार भी जाते हैं तो उसको हमारी एक्सेप्टेंस भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी जो टॉलरेंस है, एडेप्टेबिलिटी है, वही चीज़ हमारे हार्ट पे भी लागू होती है। हार्ट पे क्या है कि
एक हम लोग ब्रिस्क वॉक, आपने सुना होगा ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक में हम करते क्या हैं, अगर हम फार्माकोलॉजी या वैसे ही भी देखें कि हमने जो ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई है उसमें हमने अल्ट्रेशन करना है, बदलाव करना है। अगर आपको हार्ट को चैलेंज करना है तो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस करेंगे। अब हम जानबूझ के कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि हमें हार्ट को ऑक्सीजन कम देनी है। कैसे करेंगे, हम फास्ट मूविंग करेंगे, दौड़ लगाएंगे जिससे हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रही है। हार्ट क्या करेगा, वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। मसल्स टॉलरेंस डेवलप करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को तैयार करेंगे। इससे होगा क्या, इससे बड़े आसानी से आप देखोगे कि जो जो एकदम से अटैक आ रहे हैं, लोग डांस करते हुए हार्ट अटैक से गिर जा रहे हैं बिकॉज उन्होंने उस तरह की कंडीशन नहीं किया, हार्ट को कंडीशन नहीं किया। हमने बहुत सारी रिसर्च करी इस पर, जिसमें इसको प्री कंडीशनिंग वर्ड बोलते हैं, कि हम सिचुएशन से अपने आप को कंडीशन करते हैं। जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक ट्रायल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जानबूझ के बाय नोइंगली इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को डालते हैं, पहले से अपनी तैयारी करते हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और वो मसल्स हमारी हार्ट मसल्स हैं और जो हमारा बॉडी सिस्टम है डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी हर चीज़ के लिए लाता है। तो कहीं ना कहीं हमें फिर उसके जो फाइट करने की, लड़ने का तरीका जो है वो हमारा अच्छा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन उससे हम कम कर सकते हैं। इसका एक और बहुत आसान तरीका है जो हमने बहुत डिस्कशन में लाया, अभी इंडिया में वो कल्चर नहीं है। तो वो कल्चर हम लोग कहते हैं CO2 बाथ। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू स्टे इन ए काम प्लेस। आपको चुपचाप एक जगह बैठ जाना है और आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं एक दुबई में लेक्चर दे रहा था, दुबई में आपको कंडीशंस पता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और मैं ब्रिस्क वॉक की बात कर रहा था कि हम अगर दौड़ लगाएं और हार्ट को चैलेंज करें तो उससे मजबूती आएगी। लेकिन उस समय और क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, मसल वीकनेस होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। देन आई गिव ए कंसेप्ट कि हम आपको एक अच्छा सा रूम होगा, अच्छी सी लाइटिंग होगी और आपको हम रिलैक्स कराएंगे और हार्ट को चैलेंज करेंगे, हार्ट को ऑक्सीजन हम कम देंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं CO2 बाथ। मतलब एक रूम है जिसमें हम मॉनिटर्ड CO2 इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट विल टेक द हार्ट गेट ए चैलेंज एंड धीरे धीरे उसको हम अडेप्टेबिलिटी लाएंगे, टॉलरेंस डेवलप करेंगे और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिससे ये जिस तरह के सडन अटैक आ रहे हैं वो रिड्यूस होंगे, कहीं ना कहीं रिड्यूस होंगे। बट और भी फैक्टर हैं, जेनेटिक हो सकते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं। हम ये तो नहीं कह सकते एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके सर। सर जैसे आयुर्वेदा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम भी कहते हैं और आपने भी अभी कई बार होलिस्टिक वर्ड का यूज़ किया है। तो मैं मतलब चाहती हूँ कि जो हमें देख रहे हैं उन्हें ये पता हो कि होलिस्टिक क्या है, होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या है। आज अगर हम आसपास कहीं भी देखें, हम किसी भी सिस्टम को देखें, चाहे हम इलाज के लिए कहीं भी जाते हैं, तो अगर हम सपोज आई सर्जन के पास चले जाते हैं तो वो आई के बारे में आपको बहुत अच्छा बता सकता है। लेकिन आई के साथ साथ, क्योंकि क्या है कि जो 5 इंद्रियां हैं हमारी किस तरह से कनेक्टेड हैं, क्या हैं, जैसे ENT आपने सुना होगा, तो और भी चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं। हमें क्या करना है, वी नीड टू सी ए बॉडी इन ए होल। हमने जो हमारा आयुर्वेद सिस्टम है, जो हमारे जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन है, वो कहते हैं कि हम इसको पहले ओवरऑल देखिए, हम ओवरऑल समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें एक जगह इन्फ्लुएंस हों उसके पीछे ट्रिगर तो बहुत जगह से होगा। जो हम काउंसलिंग करते थे, आजकल मॉडर्न टाइम जो अभी क्या चल रहा है, तो उसमें क्या है, लोगों के पास समय नहीं है। तो आप काउंसलिंग या फिर जब वो विजिट करते हैं डॉक्टर के पास तो बहुत कम टाइम दे पाते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो हिस्ट्री है प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड करते हैं और सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और कहाँ कहाँ इशू हो सकता है। क्योंकि जब आप सपोज करो किसी का विजन कम हुआ, रेटिनोपैथी हुई, आप मेडिकल टर्म में अगर बात करें, आई में विजन कम हुआ, तो आप आई की सर्जरी के लिए चले जाएंगे, लेकिन आप उधर नहीं देख रहे हैं कि वो उसका ओरिजिन कहाँ है। आपकी डाइट ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। आपने शुगर लेवल को कंसिस्टेंटली
बढ़ा हुआ रखा है, जिसकी वजह से ये इशू आया। तो हम जो देखते हैं सिस्टम, जो हमारी बॉडी है एज ए होल देखते हैं, हॉलिस्टिक देखते हैं, जिससे जो ट्रीटमेंट हम प्लान करेंगे या ट्रीटमेंट जो किया जाएगा वो सब चीज़ को ध्यान दे के किया जाता है। हमारे यहाँ एक और लेवल है जिसको हम बोलते हैं बॉडी माइंड एंड सोल। हम लोग बॉडी के साथ साथ माइंड, माइंड के ऊपर सोल, मतलब आप समझिए कि हम किस तरह से एक सिस्टम, एक बॉडी को देखते हैं। जो सिस्टम है बॉडी तक सीमित नहीं है, माइंड है, माइंड के ऊपर और जाके सोल तक हम चीज़ों को अंडरस्टैंड और स्टडी करते हैं, अकॉर्डिंगली उसको हम थेरेपी और ट्रीटमेंट में लेके आते हैं। सर आजकल जैसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गई, अगर हमें इनको अपने इस नॉलेज सिस्टम के थ्रू कम करना है तो हम क्या अप्रोच कर सकते हैं? हम लोग एक टर्म रहता है जिसको हम बोलते हैं फूड इज मेडिसिन। हम कहते हैं कि आपने मेडिसिन खानी ही क्यों है। जब हमारे खाना है, जो हमारा फूड है, भारतीय ज्ञान परंपरा में यही है कि आपका जो खाना है, फूड है, वो खुद से ही मेडिसिन का काम करता है। और उसको जस्ट हमें व्हाट वी नीड टू डू इज डाइट मॉडिफिकेशन। हमने किस तरह का खाना खाना है उसको ही समझ लेना है। उसको समझते हुए आप डायबिटीज़, शुगर लेवल को तो कम करते ही हो, जो ओबिसिटी की आज जो वर्ल्ड में समस्या आ रही है उसको बड़े आसानी से आप कम कर सकते हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे, जब हम एक सेशन हमारा यूएई में था तो उसमें हम बात कर रहे थे, लोग सर्जरी पे जा रहे थे, ओबिसिटी बहुत हो रही वहाँ, खान पान का जो कल्चर है वेरी डिफरेंट है, तो लोग सर्जरी के लिए जा रहे हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी कर रहे हैं, स्टमक को छोटा कर रहे हैं जस्ट कि वेट हमारा ना बढ़े। और हमारे यहाँ तो जो योग है उससे हायर लेवल का है। वो आपकी कॉन्शियसनेस आपको सिखाता है कि आप अपने फूड मॉडिफाई करके किस तरह से वेट को रिड्यूस करते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आज अगर हम कहें कि डायबिटीज़ या ओबिसिटी को हम ट्रीट नहीं कर सकते, जो लोगों का क्लेम है, मैं तो हरिद्वार रीजन से आता हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ से फ्री होते हुए, ओबिसिटी से फ्री होते हुए आसानी से देख सकते हैं आप बाय यूजिंग दी अवर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अलॉन्ग विथ। इसी का पार्ट है जिसमें हम डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइफ स्टाइल करते हैं। आपका सुबह जो आपका फर्स्ट आवर्स है ना, वो आप किस तरह से स्पेंड करते हो वो डिटरमाइन करता है आपका जो हेल्थ किस तरह से रहने वाला है। तो फर्स्ट आवर्स आपका स्पेंड किस रूप में हुआ है वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी हेल्थ और भविष्य में जो हेल्थ की प्रेडिक्शन होगी किस तरह से होगी। तो लाइफ स्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन वी कैन डू इट, एंड दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो ओबीज हैं, लेकिन वो खाना जो है के लिए उनके अंदर ग्रेविंग होती ही रहती है, दे आर जस्ट रनिंग अबाउट दैट। अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या एक जैसे एडिक्शन होता है, ड्रग्स का एडिक्शन है, अल्कोहल का एडिक्शन है, अगर हम इसको एज सीवियर माने, अल्कोहल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन का, कोई बंदा ड्रग्स का एडिक्शन करता है तो इसके लिए क्या है, हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस है ना, और जो है सोसाइटी में अवेयरनेस है। इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो व्हाई नॉट इन दिस केस। इसमें तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो जिनको ज़रूरत है, सही में उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन लोग अपने आप को बीमार मानते नहीं हैं। लेकिन अगर हम देखें साइकोलॉजिकली जो हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर अफेक्टेड पीपल, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। और इंडियन सिस्टम में काउंसलिंग को बुरा नहीं माना जाता। बुरा कब माना जाता है, जब हम किसी को मेंटल डिक्लेयर कर देते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये विक्षिप्त है मेंटली, इसको प्रॉब्लमेटिक है। वो नहीं है चीज़ एक्चुअली क्या है, काउंसलिंग तो हमारा जस्ट डिस्कशन है, वार्ता है, और उस वार्ता और डिस्कशन से हम उस जो उसके अंदर एक रिकरेंट वाला सिचुएशन आ गया है कि ट्रिगर्ड, उसको खाना ट्रिगर हुआ तो क्या करना है, उसने खाना है, पिज्जा बर्गर कुछ भी खाना है। देयर आर नंबर ऑफ वेज कि आप उसको क्या चीज़ खा के आपकी बॉडी को पता भी चल जाए कि हमने हाँ खा लिया है, और वो उसके अंदर उतनी कैलोरी भी ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इंडियन सिस्टम में, तो आप हम लोग जो है ऐसी चीज़ें जिसमें लगभग 0 कैलोरी भी चीज़ें हैं,
बट दे फुल अगर हमारा बॉडी जो है फुल भी हो जाता है, हमारा जो ब्रेन का सेंटर है सैटिस्फैक्टी सेंटर, उसको लगता है कि हाँ नहीं पेट तो हमारा फुल है, अब क्रेविंग क्रेविंग होगी नहीं, भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, ठीक है। कैलोरी जरूर जीरो है, कैलोरी कम होगी, ओबेसिटी आएगी नहीं। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे सिस्टम में जिसके थ्रू इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। सर जैसे हमारे किचन में ही हम कई सारे मसालों का यूज़ करते हैं, तो आयुर्वेदा में हम हर्बल इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, वो भी हमारे किचन में यूज़ होते हैं। तो इसको लेके आपका क्या यूज़ है कि मतलब व्यूज़ है कि हम जो इसे यूज़ कर रहे हैं, इससे हम कितने हद तक कोई भी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं? किचन है, किचन को हम लोग हमारा औषधि केंद्र मानते हैं इसको। हम कहते हैं कि ये हमारा घर का औषधि केंद्र है। अब ये क्यों है, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि यही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में इस तरह से इवॉल्व कर दी गई हैं कि ना जानते हुए भी हम इस तरह के मेडिसिन्स जो आज वर्ल्ड में मेडिसिन के रूप में लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं। आपने कुरकुमिन का एग्जाम्पल देखा हो, हल्दी, जिसपे पेटेंट को लेके इतना यूएस में, इंडिया में बहुत सारा इसमें कन्फ्लिक्ट हुआ, बायोपेरेसी, नीम और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कुरकुमिन का ही एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि आपको हल्दी जो है हमारी ट्रेडिशन में किस तरह से इवॉल्व है, हर तरह से, हर एक फूड, हर एक सब्जी, जो भी जहाँ भी है हल्दी को यूज कर रहे हैं। और हल्दी में कुरकुमिन ही नहीं है, इसके अंदर और इंग्रेडिएंट हैं। और आपको सरप्राइज होगा कि कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कैंसर की थेरेपी के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली दे रहा, वेल प्रूवन। और हम इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम हल्दी के अंदर यही कंपोनेंट इंक्रीज कर देंगे। मतलब इसको हम लोग इन प्लांटा मॉडिफिकेशन बोलेंगे। जैसे आपका ये गमला है, हमने इसमें हल्दी का प्लांट लगाया और उसके अंदर कुछ चीज़ों को हमने मॉडिफाई किया। अल्टीमेटली जो पाथवे है उसमें कुछ एंजाइम है जिनको हमने मॉडिफाई करना है, ट्रिगर करना है, रोकना है, इस तरह से इन्फ्लुएंस करना है और वो इंग्रेडिएंट डेवलप होना है। अब हल्दी वो वाली आप यूज करोगे, वो एक थेरापेटिक फॉर्म में आ जाएगी। हमारे पास लौंग है, क्लोव, आपको टूथ एक से लेके कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लौंग इमीडिएटली रिलीव करता है। लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो हमारा इंडियन सिस्टम मेडिसिन है समय लगता है एक्शन होने में। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखो मिनटों में ठीक कर देते हैं। आप चाहे अदरक यूज करिए, लिक्विड यूज करिए, और क्लोव तो जीता जाता एग्जाम्पल है। अगर टूथ एक हो रहा है, आप क्लोव रखिए, च्यू करिए और आपको उसमें इमीडिएटली आराम मिलेगा। तो इसके अलावा अजवाइन से लेके, पेट से लेके किसी भी तरह की, इवन अश्वगंधा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कैंपेन में आ रहा है, स्ट्रेस इसके लिए यूटिलाइज हो रहा है। तो हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन के फॉर्म में अवेलेबल हैं और वो दी भी जाती हैं। और हमारी कल्चर में इस तरह से इवॉल्व हो गई हैं कि हम उनको निकाल भी नहीं सकते। तो आपने देखा होगा साउथ में बहुत ज़्यादा स्पाइस, जिसको हम केरला को बोलते हैं, केरला में आयुर्वेद का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने किचन तक क्यों ले गए हम, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, खाना तो खाता ही है इंसान, और चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं बट खाना तो खाएगा ही। तो हम इसी किचन तक ले जाने का यही है कि बहुत सारी जो दिन है, पूरे दिन में बहुत सारी सिचुएशंस से एक बंदा जो हैंडल करता है, सिचुएशन झेलता है, स्ट्रेस भी होता है, एनर्जी डाउन भी होता है, वो सारी चीज़ें हमारी किचन में अवेलेबल हैं। आपने जैसे ही आप लेंगे रिजुविनेट होंगे, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे कहते हैं ना कि जो पेट से ही सारा रास्ता जाता है, तो हमारा जो गट है, पेट अगर अच्छा है, गट अच्छा है, तो एवरीथिंग विल बी गुड, है ना। एक इसको छोटा ब्रेन भी बोलते हैं। जो गट है हमारा अगर ठीक है तो सारी चीज़ें वो ट्रिगर करता है, ठीक करता है। एक माइक्रोबायोटा है इसके अंदर, वो ठीक रहता है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि जो किचन सिस्टम है उसका इवॉल्व होने का यही रीज़न है कि हम जो है किचन के ही थ्रू छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको तो ठीक करें ही, इसके अलावा लॉन्ग टर्म
जो प्रिडिक्शन है, लॉन्ग टर्म पिल डिस्पोजिंग चीज़ें हो सकती हैं, उनसे हम रिड्यूस करें। जैसे हमने कुरकुमिन का ही एग्जाम्पल लिया, तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तुलसी हमारे चाय से लेके जितने भी हम लोग बेवरेजेस लेते हैं, हम लोग डालते हैं, कितना अच्छा है इम्यूनिटी के लिए, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो निश्चित तौर पर मेरा कहना है कि अब ये किचन आप अगर मॉडर्नाइज वे में लेके आ जाओ और सारी चीज़ें हम मार्केट से उठाने लगो, तो आपको कैंसर ट्रीट के लिए मैं कुरकुमिन बता रहा हूँ, और वहीं मैं बता रहा हूँ कि जब आप किचन में ऐसी चीज़ें लाओगे तो ये कैंसर कॉज करेगा। तो आपको कैंसर कॉज करने वाला किचन नहीं बनाना है, आपको कैंसर को रोकने वाला किचन बनाना है। ओके सर। सर जैसे हम बात करें योगा और इसकी भी मेडिटेशन के बारे में भी आपने बताया, तो इसका क्या रोल हो सकता है अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू देखें कि ये क्या रोल निभाता है हमारे डेली लाइफ को ठीक करने के लिए, योगा और मेडिटेशन? हाँ, योग और मेडिटेशन अलग नहीं है, एक ही है। हम लोग मेडिटेशन को डिफरेंटली लेते हैं कि ये कुछ अलग ही होगा, नहीं, ये योग का ही पार्ट है। और जब आप और हम योग से भी थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो योग को लोग फिजिकल एक्सरसाइजेज या डिफरेंट आसन है, उसी को ही लेते हैं। तो वो नहीं है। योग जो है अगर हम बात करें तो इसके 8 पार्ट में डिवाइड होता है। ये शुरुआत हो जाती है कि आप किस तरह से सुबह से लेके पहले आप अपने शरीर को, मन को कैसे शुद्ध करते हैं। शुद्ध से शुरू होता है जो यम नियम, ये प्राणायाम है ना, ब्रीदिंग, ध्यान, धारणा, ये अलग अलग अष्ट आयाम है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो योग एक बहुत बड़ा पैकेज है, इट इज़ ए इंटीग्रेटेड। और अगर हम मेडिटेशन की बात कर लें तो मेडिटेशन करने के लिए आपको फेजेस में आना पड़ेगा। आप किसी आसन में बैठोगे, अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप कोई आसन लोगे, आसन आ गया, फिर आप ब्रीदिंग से अपने आप को कंट्रोल करोगे, क्योंकि मेडिटेशन के लिए ध्यान जो है हमें कहते हैं नहीं कि एक आपने सुना होता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। ऐसे ही है, ध्यान किया नहीं जाता। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करेंगे तो नहीं होगा। होना क्या है कि जब आप उस ध्यान मुद्रा में बैठोगे तो चांसेस हैं कि ध्यान हो जाए। तो यहाँ पे आप किस आसन में बैठे हो, किस तरह से आप ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हो, फिर आप जाते हो नेक्स्ट फेज में जो मेडिटेशन है। और इसमें बहुत सिंपल है। आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन में क्या अचीव करते होंगे? हम सिर्फ और सिर्फ वो फेज में जाते हैं जहाँ पे हम शून्य हो जाएं, जीरो हो जाएं। जीरो मीन्स व्हाट? देयर शुड बी नो थॉट्स, कोई भी थॉट ना है। तो वो कैसे होगा? बहुत बहुत सिंपल तरीके हैं जो मेडिटेशन को फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि सामने आपने एक इमेज पुट की, कोई एक इमेज रखी हुई है, और आपने उस इमेज को दिमाग में आंखें बंद करके सोचना शुरू किया। तो इमेज क्या है? आपको उस इमेज के बारे में चलेगी चीज़ें, विचार आएंगे, तो थॉट्स तो चलेंगे, वो इमेज क्या है, कैसे वो सब चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या इमेज के ही थॉट्स चलेंगे? और भी थॉट्स आएंगे, बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक तो इमेज का थॉट चल रहा है जिसको आप जानबूझ के अपने आप को फोकस करना चाहते हो। दूसरे हैं और सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो हमने और सभी थॉट से अपने आप को फोकस करना है उस इमेज के थॉट्स पे। तो ये ध्यान केंद्रित तो हम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं हो रहा है। फिर क्या होगा? कुछ समय बाद वो इमेज का भी थॉट्स हैं, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। दैट फेज इज मेडिटेशन। और वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी हो सकता है, 5 सेकंड का भी हो सकता है, और 10 सेकंड का भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उसी हिसाब से ये फेज बढ़ता रहेगा। और आप ये समझ लीजिए, जो धनुष होता है ना, हमारे प्रत्यंचा खींचते हैं, जितना ज़्यादा खींचोगे
तो उतनी दूर जाएगा, टारगेट हिट करेगा। तो ये फेज अगर आपने बढ़ा दी तो आपका जो जो इफिकेसी है वो तो ड्रग की होगी, आपकी जो इफिशियंसी है मतलब काम करने का जो जो समय आपको क्षमता है वो आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। तो आप जो काम घंटों में लगता है मिनट्स में होगा। और आपको क्योंकि आप फोकस हो गए, आपकी जो थॉट्स है, हमारा जो ब्रेन है ना उसमें भी एनर्जी है, सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी जगह ऐसे ही यूटिलाइज हो रही है। हम लोग क्या है, फोकस्ड एक एक वे में काम नहीं कर पा रहे। बिकॉज ऑफ दैट लाइफ इज़ लाइक ए हैफाजार्ड, है ना। इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, फोकस तो होता ही नहीं है। और हमें लगता है कि वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, सो होता कुछ भी नहीं है ना, लॉट ऑफ वर्क होता है ना। तो दैट वे अगर हम इस फेज को धीरे धीरे ही सही, अगर हम इस सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से शुरू करेंगे और कुछ सेकेंड तक भी ले पाए, तो आप ये समझिएगा कि आप जो काम 1 घंटे में करते हैं वो काम आप 1 मिनट में कर सकते हैं, 10 मिनट में कर सकते हैं। इस तरह की इफिशियंसी हमारी डेवलप होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं मेडिटेशन को, बट इसको करने में डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत आसान है। और हमारे यहाँ एक कल्चर है ना कि कोई भी चीज़ आसान होती है, जो चीज़ ज़्यादा आसान होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं। हम लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर हम अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं बोर्ड्स के, अगर हम बात करें तो हम वही पेपर पढ़ते रहते हैं जो हार्ड होते हैं, और पता चलता है कि हार्ड वाले में मेहनत करके आपने 5 नंबर ज़्यादा कर लिए, बहुत मेहनत की। एक सब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल था, उसमें आपको 5% ही मेहनत इंक्रीज करनी थी और यू कैन 90-95% ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हम समझते नहीं हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम रेशनलाइज होके चीज़ों को यूज करें और किस तरह से हम चीज़ों को बढ़ा पाएँ, अचीव कर पाएँ चीज़ों को। जैसे सर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, अभी हमने होम रेमेडीज़ की भी बात करी, मतलब हमने कई सारे जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे हर्बल हैं उनके बारे में हमने बात करी। तो अभी हम जैसे देखते हैं ना दादी नानी के नुस्खे होते हैं, तो वो भी क्या साइंटिफिकली यूज़ हो सकते हैं, वो कितने सही हैं? दादी नानी के नुस्खे वही है कि ये जो हमारी परंपराएं हैं, नानी के नुस्खे हम क्यों इनको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जो जो पूर्वज हैं सब चीज़ें कहीं से अडॉप्ट करके ही आई हैं और उनका उन चीज़ों को लेकर एक्सपीरियंस है। हम लोग ये भी कहते हैं कि क्यों ये टर्म आ जाता है, कई बार हम इसको अदर वे यूज करते हैं। हम लोग कहते हैं क्या दादी नानी के नुस्खे लेके आ गए हो, इनका कोई एविडेंस नहीं है, इनका कुछ नहीं है। तो ये एविडेंस उनका साक्षात एक्सपीरियंस है। दीज थिंग्स हैव इवॉल्व्ड बाय लर्निंग। उन्होंने चीज़ों को देखा है, और देखा ही नहीं, उन्होंने सामने देख तो रहे हैं, इसके अलावा हजारों सालों का हमारा इतिहास है, जो हमारा धीरे धीरे परंपराएं हैं, कल्चर हैं, जो धीरे धीरे इवॉल्व होके उनके पास आया है और उन्होंने अपना जीवन दिया है, जिया है और उन चीज़ों को देखा है। दैट वे वो जो कह रहे हैं, कहते नहीं है कि आपको किस समय दूध लेना है, किस समय दही लेना है, किस समय छाछ लेना है। तो इसको अगर हम अदर वे, आजकल तो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम रात में भी दही खा लेते हैं, है ना। शाम को दूध की जगह हम सुबह दूध पी लेते हैं, किसी भी समय कुछ भी पी रहे हैं। हमने बॉडी को एकदम पता नहीं क्या मान लिया है। लेकिन आप अगर एक कल्चर, एक जगह है जहाँ पे हमारी देखभाल के लिए दादी नानी है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो ऐसी चीजें अलाउ करेंगी? नहीं करेंगे। वो प्रमोट करेंगी कौन सी चीज कब लेनी चाहिए, और उसके लिए लड़ भी जाएंगी, डांट भी देंगी। आज क्या स्थिति है, आज अगर हमारा बच्चा आइसक्रीम के लिए रूठ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो बच्चे को तो खिला ही दिया, 2 हमने भी खा ली साथ में। तो उस पर क्या फर्क जाएगा, बच्चा क्या सीखेगा? वो कहेगा कि अगली बार फिर से रूठेगा, तो आपको खुद भी देखेगा कि चलो मम्मी को भी आइसक्रीम खाने को मिल रही है मेरी वजह से। हो सकता है कि ये रीइंफोर्समेंट अलग तरीके का हो। बच्चा तो सोचेगा कि हम कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं मदर के लिए, कि आइसक्रीम मैंने मांगी, मदर देखो कितने अच्छे चाव से खा रही है। बट वहीं अगर दादी या नानी है तो बच्चे को तो कम स्कोल्ड करेगी, मदर को ज्यादा करेगी। तो दैट वे अगर हम दादी नानी के नुस्खे फॉलो करते हैं, जो किए भी जाते हैं, अगर हम देखें बच्चा, छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, उनको सर्दी लग जाना या कुछ होना, तो जायफल आता है, जायफल
थोड़ा सा घिस के थोड़ा सा ही दे दिया जाता है और बच्चे को इम्प्रूवमेंट होने लगता है। ये भी हम किससे सीखे? हमारे दादी नानी से। बहुत सारी चीजें हैं, कहीं चोट लगती क्या होती है, हल्दी से लेके कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें यूटिलाइज हो सकती हैं आसानी से। इवन मैंने ये देखा कि जो हमारा दांत में दर्द हो जाता था बचपन में, जब छोटे थे हम लोग मोस्टली क्लोव लौंग तो यूज कर ही लेते थे। इसके अलावा इवन जो साल्ट है, नमक है, अगर हम उसको भी यूटिलाइज करते थे तो उससे भी फायदा मिलता था। तो ऐसे एक चीज नहीं, बहुत सारी हजारों में चीजें हैं। और आप सरप्राइज हो गए ये देख के कि जो दादी नानी के नुस्खे हैं आज वो स्टार्टअप के फॉर्म में मार्केट में आ रहे हैं, रीपैकेजिंग के थ्रू। और वो प्रोडक्ट को लेके लोग आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं। हालांकि हमारा जो इथिक्स है हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, करना चाहिए, कई बार नहीं भी करते हैं, बट करना चाहिए। जहाँ से हमारा ट्रेडिशनल जो नॉलेज सिस्टम है वो कहता भी है कि अगर आप किसी एक कल्चर से कोई भी चीज़ अडॉप्ट की है और उसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में कॉमर्शियल वे में लाए हो, तो वो जहाँ से इवॉल्व हुई है उनका शेयर, उनकी रॉयल्टी बनती है, उसको करना ही चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और वो ऐसा नहीं मिथ है, ये चीज़ें आज मार्केट में न केवल हमारे देश में बट ओवरसीज भी बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही हैं। और वो चीज़ें रिफाइंड पैकेज के फॉर्म में, आजकल हम एविडेंस बेस्ड भी कहते हैं, तो एविडेंस बेस्ड मतलब डेटा के थ्रू भी चीज़ें इवॉल्व होके आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी आप एग्जाम्पल लेंगे उसका एक रूट दादी नानी के थ्रू साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से आज सरकार भी उसको ग्रांट या फंडिंग के माध्यम से उस प्रोडक्ट को इवॉल्व कर रही है, लेके आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें आ रही हैं। और हमारी सरकार भी आज कहते हैं ना कि हर एक जिले का एक प्रोडक्ट होना चाहिए। धीरे धीरे एक जिले के 2 होने चाहिए, एक तहसील का होना चाहिए। हम रूरल लेवल मतलब रूट तक लेके जा रहे हैं कि उस रूट का भी एक अपना खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम ग्लोबलाइज कर सकें, लोकल टू ग्लोबल जा सकें। तो हमारे दादी नानी के नुस्खे अब करके या किचन के नहीं रह गए हैं, ये अब वर्ल्ड को ग्लोबली एक्सप्लोर हो गए हैं। वो रूट देख रहे हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सर जैसे यूथ है हमारा, तो उन्हें इंडियन नॉलेज सिस्टम क्यों सीखना चाहिए? यूथ आज अगर हम देखें, अगर यूथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिवली बहुत ज़्यादा अंदर इवॉल्व हो गई हैं, मतलब आप कह सकते हो कि इंटीग्रेट हो गई हैं। और कहीं ये हमारी परंपराएं ना बन जाएं। जैसे जनरेशन जेड है, जिसको हम जनरेशन जी बोलते हैं आजकल की, जिनको देखते हुए उन्हें उनकी एनर्जेटिक लेवल में कमी नहीं है, बट एनर्जी किस तरह से एक्सप्रेस करनी है, उस एनर्जी को कैसे रूट करना है, उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। भारतीय ज्ञान परंपरा इसमें बहुत ही अग्रिम रोल प्ले कर रही है। इसीलिए जो हमारा यूथ है आज भी डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि हम जो जिन परंपराओं में जी रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कई बार हम यूथ को बदलते हैं, कई बार यूथ के अंदर जो बदलाव है उसको देखते हुए हमें चीज़ों को बदलना पड़ता है, और कई बार हम बदल भी देते हैं। एक हम प्रोजेक्ट कर रहे थे यूनानी मेडिसिन का, तो आपको सरप्राइज होगा कि बच्चे जो हैं, जब कोरोना आया तो कोरोना में क्या हुआ कि लोगों ने च्यवनप्राश से लेके बहुत सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में हैं, परंपराओं में हैं, जो इम्यूनिटी को अच्छा करती हैं, बढ़ाती हैं इम्यूनिटी को। अब हम बच्चे को बोलेंगे बेटा च्यवनप्राश खाना है तुम्हें, या बच्चे को बोले कुछ और मेडिसिन लेना है, आपको खाना है, तो वो तो अपने आप को बीमार नहीं मानता, तो वो तो खाएगा ही नहीं, उसको टेस्ट भी नहीं आ रहा, उसको देख के ही अच्छा नहीं लग रहा। तो एक हमने इसी तरह की एक प्रिपरेशन है, उसको हमने फिर क्या इनको कैंडीज में, चॉकलेट्स में, इसमें कन्वर्ट करने का सोचा। हमने कहा कई बार हमें बच्चों के लेवल पे जाके देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बच्चे जो पसंद करते हैं उनको करने दीजिए, बट उसमें हम अपनी चीज़ों को इस तरह से इंटीग्रेट कर दें, जो हमारी परंपराएं हैं, ज्ञान है, उसको ऐसे इंटीग्रेट कर दें कि जो खा रहा है वो उसके शरीर को लगे, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। हम कहते नहीं जो फूड इज़ मेडिसिन कंसेप्ट क्यों लाए, ये हमारी जो परंपराएं हैं वैसे ही नहीं आई,
वो बहुत सालों में धीरे धीरे इवॉल्व होके धीरे धीरे आई हुई हैं, और जब आ गई हैं तो उसको हमें यूथ तक भी ले जाना है। अगर यूथ नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें वेज ढूंढना है, तरीके ढूंढना है, और उस लेवल के ढूंढना है कि उनको हम इंटीग्रेट कर दें। आपने देखा होगा कि जुम्बा का कंसेप्ट है, जुम्बा, लोग जुम्बा डांस करते हैं, है ना। और उसमें हमने योगिक स्टेप्स लेके आ गए, है ना। कई तरीके से हम उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में लेके आ रहे हैं, जिससे क्या है कि यूथ को हमने अगर एकदम से उनको अलग ही छोड़ देंगे तो अलग डायमेंशंस में चले जाएंगे। हम उनको बिल्कुल ट्रेडिशनल में ले आए, वो भी आसान नहीं है। तो वी नीड टू क्रिएट ए ब्रिज। हमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल में एक ब्रिज क्रिएट करना है और उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। धीरे धीरे यू विल फील, आप देखोगे कि वो स्पिरिचुअलिटी या हमारी जो ट्रेडिशनल वे में ज़्यादा चले जाएंगे। क्या आपने सुना है कितने सारे आईआईटियंस हैं जो हमारी योगिक प्रैक्टिसेस को दिन रात न केवल फॉलो कर रहे हैं बल्कि प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे आईआईटियंस ऋषि बन गए हैं। आपने एक आईआईटियन बाबा का सुना होगा जो महाकुंभ में बहुत ज़्यादा चला, कुंभ में बहुत चला आईआईटियन बाबा। अब आप देखिए किस लेवल की उन्होंने स्टडी की, क्या किया हुआ, लेकिन अल्टीमेटली रूटिंग क्या हुई, स्पिरिचुअलिटी। किस तरह से अल्टीमेटली एम क्या है कि हम किस तरह से अपने आप को डिजीज फ्री रखें, और हम वेल बीइंग जो कंसेप्ट है, एक हमारा आनंद में कोर्स भी हम बोलते हैं, धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, उस लेवल तक कैसे लेके जाएं। ये चीज़ें हमें अपने यूथ में लेके आनी है, और यूथ को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा ना जाते हुए हम लोग किस तरह से नेचुरल वे में जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली नेचर के साथ जितना भी खिलवाड़ करेंगे वो प्रॉब्लम मेरा अपना नहीं है, आपका अपना नहीं है, ये इस यहाँ का नहीं है, वो ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो हमने खुद के लिए ही नहीं, आगे वाली जनरेशन के लिए भी काम करना है। तो निश्चित तौर पर जो कल्चर हैं, जो जो ये पद्धतियाँ हैं, ट्रेडिशंस हैं, जिसको हम लाखों सालों से करते आए हुए हैं, उसमें यूथ को मोटिवेट करना है। और ये हमारा क्या है, एम है, और ये हमारी कमिटमेंट भी है। ये जनरेशन है जिसको कहते हैं कि इस जनरेशन में आपने बहुत ज़्यादा बदलाव देखे हैं, अल्टरेशंस देखे हैं। अगर इस जनरेशन का अगर हम एक गैप पीरियड निकाल दें, अगर इस जनरेशन को हम इग्नोर कर दें, तो आगे वाली जो जनरेशन आएगी उसको पीछे का पता ही नहीं होगा। तो करंट जनरेशन है वो हमारी पुराने ट्रेडिशंस को भी फॉलो कर रही है और मॉडर्न लाइफस्टाइल को भी देख रही है, और उसको इंटीग्रेट करना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और हमें इसके लिए मिशन मोड में काम करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। अगर आप देखो कि जो यूथ है ना, मैं एक प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम था जिसमें हमने योग को ट्रेन करना था, योगी बहुत सारे बनाने थे, और योगी कहाँ के, लद्दाख रीजन के जो बिल्कुल रिमोट है। हमने क्या करा, 100 के करीब लद्दाख पीपल जो वहाँ से बुलाए, जिनको कोई योग से उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनको हमने ट्रेन किया 1 महीने, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया। तो उसके बाद उनके लाइफ में बदलाव उन्होंने जो देखा वहाँ पे तो देखा ही, उसके बाद लॉन्ग टर्म में देखा, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसकी पॉजिटिव चीज़ों को बताते हैं, वो धीरे धीरे और लोगों तक पहुँचती हैं। हमने ऐसे ही मिडिल ईस्ट में जाके बहुत सारे इस तरह की प्रैक्टिसेस करी। हम ऑलमोस्ट लगभग यहाँ के जितने डायरेक्टर जनरल्स हैं या जो भी हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के जानकार लोग हैं, उनको वहाँ पे ले गए, बहुत सारे उनके सेशन कराए, जिससे हुआ क्या, वहाँ के लोग मोटिवेट हुए। तो ये जो हमारी पद्धतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं होलिस्टिक हैं, इनको और इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी पद्धतियाँ यही हैं ऐसा नहीं है। चाहे आप अदर कंट्रीज़ की बात करो, वहाँ भी धीरे धीरे इवॉल्व हुई, या तो हमारे यहाँ से गई या कई सारी कल्चर एक साथ इवॉल्व हुई हैं, तो उन्होंने अपनी चीज़ों को डेवलप किया है। तो उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। अगर हम ये चीज़ें इंटीग्रेट कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर जो युवा है, यूथ है, अब आप इस तरह के से देखिए कि कोरोना में हम क्या करते थे, कोविड-19 जब हुआ तो हम हर एक बंदे को बचाने की कोशिश करते थे। ये तो नहीं था कि मेरे यहाँ नहीं है, जहाँ हम सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर यहाँ नहीं है
तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एम था कि एक भी 1% if single person is affected that can create a mass जो हुआ था। सिमिलरली हमने अपने यूथ को तैयार करना है, यूथ को अपनी भारतीय जो परंपराएं हैं, जो चिकित्सा पद्धतियां हैं हमारी, जो उनके लिए उनको मोटिवेट करना है। नहीं करेंगे तो एक कल्चर ऐसा इवॉल्व होगा जो फिर बहुत ज़्यादा हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला नहीं है। लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने जो दादी नानी नुस्खे की बात करी या हमारी जो परंपराएं कि ऐसे यूथ को कभी डेवलप होने ही नहीं देंगे। तो हमारा विश्वास है कि जो हमारा जनरेशन जी है वो उस तरह का कभी भी नहीं हो पाएगा जिस तरह के लोग दुनिया में सोच रहे हैं या जिनकी सोच है। इवन मेरा मानना ये है कि वो और ज़्यादा हमारी पद्धतियों में और ज़्यादा आएगा और अपने आप को इवॉल्व करेगा, डेवलप करेगा और चीज़ों को बहुत आगे तक लेके जाएगा। ऐसा मेरा मानना है कि हमारा यूथ जो है इन चीज़ों को फॉलो तो कर ही रहा है और ज़्यादा फॉलो करेगा। क्या गवर्नमेंट भी इसके लिए कोई स्टेप ले रही है ताकि जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो अपने आप को आगे बढ़ा सके? बहुत सारे स्टेप भारत सरकार ने लिए हैं। 2014 में एक नई मंत्रालय ही लेके आए, आयुष मंत्रालय 2014 में अलग से इंडिपेंडेंट बना दिया गया। और आपको पता है कि 21 जून को एक वर्ल्ड वाइड 190 से ज़्यादा देशों में योग दिवस के रूप में सेलिब्रेशन हुआ। और इस सेलिब्रेशंस को एक दिन के लिए सीमित नहीं रखा गया, इसको जो है कंटिन्यूसली किया जा रहा है। इसके प्रमोशंस हमेशा ही होते हैं। हम लोग पहले जो बात करते थे आईक्यू पे करते थे, आप कितने इंटेलिजेंट हो, कौन से कंट्री टेक्नोक्रेट हैं, जैसे जापान हुआ या और भी कंट्रीज, इजराइल, या जिनको मानते हैं कि दे आर वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस। लेकिन क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि जो आईक्यू है वो आपको एक लेवल तक ठीक लेके जाएगा। क्या वहाँ पे भी डिप्रेशन से लोगों की डेथ नहीं हो रही है? क्या वहाँ लोग स्ट्रेस में नहीं है? निश्चित तौर पर हैं। तो करना क्या है, हमें आईक्यू से एक और लेवल आगे जाना है जिसको हम बोलते हैं ईक्यू, इमोशनल क्यूशेंट। मतलब अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, अगर इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, आपने देखा होगा कि लोग जो हैं जब भी सेंटिमेंट्स उनके ब्रेक होते हैं, चाहे किसी चीज़ को भी लेके जाएं, तो या तो वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाते हैं या वो क्रिमिनल माइंडेड की तरफ जाते हैं। तो हमारी जो सिस्टम है, पद्धतियां हैं, वो उनको ईक्यू भी उनका अच्छा कर रही हैं। तो भारत सरकार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लेके आ रही जिसमें उनका इमोशनल क्यूशेंट बढ़ता ही है। इसके ऊपर एक और लेवल है जिसको हम बोलते हैं एसक्यू, स्पिरिचुअल क्यूशेंट। अगर आप इस लेवल तक वर्क कर रहे हैं, और हमारे मंत्रालय, आयुष मंत्रालय तो है ही, इसके अलावा आपने देखा होगा कि कोई भी मंत्रालय हो वहाँ पे एक योग, आयुर्वेद, या फिर हम अगर बात करें आयुष सेंटर होगा ही होगा। कोई भी डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक आपको योगा सेंटर मिलेगा ही मिलेगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी एक क्लिनिक ना हो। इंडियन सिस्टम मेडिसिन का एक क्लिनिक होगा। मेरा अपना मानना है, जिसको मैं थोड़ा एग्रेसिवली भी परसुएट कर रहा हूँ, कि भारत सरकार को जो हमारी शिक्षा, जो मेडिकल एजुकेशन है, उसको बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसमें जिस तरह से हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। करना क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक की, विदेशों में आपको मैं बताऊं कि जो हम आयुर्वेद या फिर कायरोप्रैक्टिक या जो भी स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है वो उनको दिया जाता है who are already doctor. That means they know all the disease, pathophysiology, everything they know. Now they become the specialized of that thing. तो इंडिया में क्या है, यू कैन आप छोटा सा एक कोर्स कर लीजिए, डिप्लोमा कर लीजिए, और यू कैन बिकम द एक्सपर्ट ऑफ दैट। क्योंकि आप उसको अब हमारे यहाँ कायरोप्रैक्टिक जिसको बोलते हैं, है ना, बहुत सारे जो हमारे स्पाइन की इश्यूज है, इवन अगर आप देखोगे तो हमारा जो नाई भी होता था, नाई, हाँ, वो भी ठीक कर देता था।
क्योंकि वो क्या है, उसने स्किल सेट, जो हमारी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में यही कह रहे हैं कि जो सीखता आया है, वो लर्निंग करता आया है, वो सीख गया है, वो कर सकता है सही। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप अगर डॉक्टर हो तो आपको एक फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी कायरोप्रैक्टिक की। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के, जो आपने बात की थी होलिस्टिक क्या है, तो उसी संदर्भ में बात करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि जो अल्टीमेटली क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड ए डिजीज। हमें पता चल गया कि ये एक बीमारी है, चाहे डिप्रेशन की ही ले लीजिए या ओबेसिटी की ले लीजिए, कोई भी बीमारी ले लीजिए। अब उस बीमारी का हमें इलाज करना है। तो आप अगर किसी सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जन क्या करेगा, कहेगा ओबेसिटी का बहुत अच्छा इलाज है और इमीडिएटली ठीक हो जाएगा, आप या तो बैरियाट्रिक सर्जरी करा लीजिए, स्टमक छोटा हम कर देंगे, खाना ज़्यादा जाएगा ही नहीं, तो बड़ा अच्छा इससे हो जाएगा। तो उसके पास ऑप्शन ही यही है, तो ऑप्शन वो यही देगा। बट अगर उसने होलिस्टिक वे में पढ़ा हुआ है तो उसको डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन और भी सारी चीज़ें उसको आ रही हैं, पता है, तो पहले फेज में सर्जरी तो नहीं प्रमोट करेगा। वो क्या करेगा, अदर वेज अराउंड इट ढूंढेगा कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके लिए किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हमने भी एक क्लिनिक बनाया, जो क्लिनिक इंडियन सिस्टम मेडिसिन भारतीय ज्ञान परंपराओं पे आधारित था। उसमें क्या है, एक पर्सन विजिट करता है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, तो एक डॉक्टर की टीम है, कंसल्ट कर रही है, डिस्कस कर रही है, एंड नाउ डॉक्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं कि फेज 1 में क्या होना चाहिए, फेज 2 में क्या होना चाहिए, फेज 3 में क्या, एक SOP डेवलप हो जाता है। नहीं तो क्या हो रहा है कि अब जिस स्पेशलाइजेशन के पास चले जाइए तो वही कर देगा। एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपने बहुत देखा होगा, मूवियों में ज़्यादा देखते थे कि कोई क्राइम होता है तो पुलिस क्या करती थी कि ये थाना इनका है, ये थाना उनका है, क्राइम इस थाने में रिपोर्ट हुआ। तो कई बार क्या करते, क्राइम यहाँ हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं हमारी टेरिटरी यहाँ से नहीं, यहाँ तक है, या फिर जो क्राइम सीन है वो या कोई चीज़ है ऐसी, उसको वहाँ पे क्रिएट कर दिया, दूसरे में लिखा दिया, इस तरह से होता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज अगर क्राइम होगा तो वो रिपोर्ट होगा, सेंट्रलाइज 100 पे आप कॉल कर दीजिए, या जो भी नंबर आप सेंट्रलाइज कॉल कर दीजिए, वो सेंट्रली रजिस्टर्ड हो गया। तो क्यों ना इस तरह की चीज़ें जो हम लोग जो हमारे सिस्टम है उसमें इवॉल्व हों, जो हमारे एजुकेशन, हम लोग इसी में बहुत ज़्यादा एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा यही चलता रहता है। हम क्यों ये करने वाले हैं? हम तो वेरी सिंपल है, जो भी डॉक्टर होगा उसको सबका नॉलेज होगा, भले ही वो एक चीज़ को प्रैक्टिस करे, बट ही हैज स्टडीड एवरीथिंग। हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं है। मैंने बोला देयर इज ए वन सिस्टम, डॉक्टर है, डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए है। हम लोग स्वस्थ को जो हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं वो किसी एक चीज़ के लिए नहीं, नाक ठीक कर दिया, कान सही कर दिया, ये कर दिया, आपको ठीक कर दिया। डॉक्टर का एम क्या है कि आपको ठीक कर दिया। होता है क्या है कि वो स्पेशलाइज एक कर दिया उन्होंने ठीक, 3 चीज़ें डेवलप कर दी। आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि जो विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ किस वजह से होती है? मेडिसिन से। मेडिसिन से ही अगर सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है तो मेडिसिन का क्या मतलब? तो दैट वे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम मेडिसिन का यूटिलाइजेशन कम करें, जिससे जो मेडिसिन से होने वाली डेथ हैं वो तो रिड्यूस होंगी। होता क्या है कि आप एक हमारे पास कोई भी डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं, अब उस स्पेशलाइजेशन वाले को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिन तो पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, वो धीरे धीरे किडनी को डैमेज कर रहे हैं। तो एक चीज़ के लिए हम इलाज के लिए गए, 4 चीज़ें हम लेके आ गए। तो इस तरह का बैगेज हमें नहीं चाहिए, इस तरह का पैकेज हमें नहीं चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर बॉडी एज ए होलिस्टिक। हम एक बार समझ लेते हैं, टाइम लगेगा, इसको टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बार हम समझ गए कि ये इस तरह की चीज़ है, ऐसे ऐसे ठीक हो सकती है, और उसको करेंगे तो वो जिसको हम बोलते हैं कि जड़ से ख़त्म होना, तो बीमारी जड़ से ख़त्म होगी, ना कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर पाएंगे।
तो वी नीड टू, और भारत सरकार निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही है और ये चीज़ें हम डे टू डे देख भी रहे हैं, और यूथ को और हमें भी इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। अब देखिए हम लोग कितना यूज करते हैं, अगर हमें भी कोई भी इशू आता है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बहुत सारे लोग हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है ना, नींद नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग मेडिसिन, अल्प्राजोलम और चीज़ें ले लेते हैं। हम लोग अश्वगंधा प्रिपरेशन से नहीं लेते, जबकि हमें पता है कि ये आसानी से बहुत जल्दी ठीक करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं पर मानते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मानना भी पड़ेगा और लोगों को मनवाना भी पड़ेगा। वो इसलिए नहीं मानते ना सर, हमारे माइंड में पहले से डाला गया है कि वही है, पहले तो टाइम नहीं है, फास्ट रिलीफ है और मतलब कम डोज में काम हो जाना है, तो वो इजी है लेना भी, तो हम इसलिए ज़्यादातर उस पे ही चले जाते हैं। सर अगर जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं बिगिनर हूँ और मुझे इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जानना है, तो मैं कहाँ पे जा सकती हूँ ऑनलाइन इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका आकांक्षा जी। निश्चित तौर पर हर बंदा, हर पर्सन जानना चाहता है कि किस तरह से हमारी ज्ञान परंपराएं हैं और किस तरह से ये हमें फ़ायदा कर सकती हैं। तो आज जो है हम आयुष का ही पोर्टल देखें या कोई भी मिनिस्ट्री का पोर्टल देखें, तो आपको डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट कैप्सूल्स के फॉर्म में, डिफरेंट पैकेजेस के फॉर्म में ये आपको इन्फॉर्मेशन बड़े आसानी से मिल जाती है अगर आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट ही खोलते हैं। और इवन आजकल तो हमने देखा था जब कोविड-19 आया, तो उसमें जो हमारा ऐप डेवलप किया, मोबाइल ऐप आया, और उससे लोगों को कितनी सुविधा मिली। इसी तरह से अगर आप देखोगे, आयुष्मान से लेके बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारा लिटरेचर हमारे वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही। इसके अलावा एक archive.com करके जो हमारे पुराना लिटरेचर है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप किसी भी तरह का लिटरेचर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आजकल एक और हमारे पास टूल है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप किसी भी चीज़ की नॉलेज जो है बड़े आसानी से आपके पास, आपके फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में, जिस लैंग्वेज में आप जानना चाहते हो, बहुत ही आसानी से आपके पास उपलब्ध हो जाती है। तो ये हमारा मंत्रालय भी इस पे बहुत सारा वर्क कर रहा है। बहुत सारा लिटरेचर आपको आसानी से मिल जाता है और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, और हमारे पास एआई के टूल्स हैं। सरकार भी बहुत, संजीवनी ऐप से लेके बहुत सारे ऐसे ऐप लेके आई है जिससे आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हो, जान सकते हो। इवन बहुत सारा लिटरेचर आपको सॉन्ग के फॉर्म में मिलेगा, मतलब लोगों ने कविताएं करके लिखी हुई हैं कि आपकी दिनचर्या में क्या होना चाहिए, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, उसकी कविताओं के फॉर्म में चीज़ों को इवॉल्व किया गया है। तो निश्चित तौर पर हम शुरुआत योग के लिटरेचर से ही कर सकते हैं कि योग का लिटरेचर बहुत आसान है, आप उसको समझ सकते हैं, इम्बाइब कर सकते हैं। योग है ही इंटीग्रेशन, चीज़ों को कैसे इंटीग्रेट करना है। धीरे धीरे आप आयुर्वेद और भी संहिताएं हैं, धीरे धीरे जा सकते हो। और योग अपने आप में हेल्थ के लिए एटलीस्ट ही एवरीथिंग, सभी कुछ उसमें आ जाता है। तो पहले तो मैं यही करूँगा कि जो भी यूथ है वो योग के बारे में पढ़े और योग के लिटरेचर को समझे, और योग के जो हमने 8 आयाम बताए हैं उनको एक एक करके धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करें। जब हम यम नियम या किसी भी चीज़ की बात करते हैं ना, तो वो केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक तक है, इवन स्पिरिचुअल तक है। मैं कहता हूँ कि आपका जो शरीर है शुद्ध होना चाहिए। आप योग करने जा रहे हो, मैं जो योग का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि योग का लिटरेचर है वो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो, जान सकते हो। अब आपको मैंने बात करी कि आप योग करने के लिए तैयार होना चाह रहे हो, तो कैसे आप अपने आप को तैयार करोगे? आप कहेंगे कि हम सुबह उठ के अपने आप को क्लीन, ब्रशिंग, वट एवर नीड टू बी डन, वो कर लेंगे, फिर हम योग के लिए बैठ जाएंगे। तो वही नहीं है। हमें जो है शुद्धि जो है ना, वो खाली शरीर की नहीं करनी है, विचारों की करनी है। विचार में आपके कुछ और चल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में, कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, इसने बहुत गलत किया, इसने ये किया, वो किया, ये सब। इवन प्रिजुडिस
जेलसी, ये इस तरह के वर्ड आते ही नहीं है। आप सोचिए अगर दिमाग में ये चीज़ें ना हो, हमारे लिए किसी के लिए नेगेटिव वर्ड हो ही ना, वी विल ऑलवेज भी फील पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, तो कितना आसान रहेगा। कब दिक्कत आती है, जब हम किसी के लिए कोई भी चीज़ नेगेटिव बोल देते हैं। सपोज करो आपने एक दिन में किसी को एक वर्ड हार्श बोल दिया, तो उसको तो अफेक्ट करेगा ही, साथ के साथ आपको भी अफेक्ट करेगा। लेकिन आपने बोला कि हमें हार्श वर्ड बोलना ही नहीं है, तो आपका दिन खुद में तो अच्छा रहेगा ही, दूसरे का भी अच्छा रहेगा। तो हमें क्या करना है, चीज़ों को धीरे धीरे इवॉल्व करना है, समझना है और प्रैक्टिस में लाना है। गुस्सा सभी को आता है, लेकिन योग क्या सिखाता है कि आपके अंदर जिस दिन भी एक एक जो हम लोग बोलते हैं आनंदमय कोश, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो एक स्थूल है, मतलब एक बॉडी है, और समझ लीजिए कि एक बंदा, एक पर्सन है, वो सो रहा है, ठीक है। तो उसने खाना तो खाया ही होगा, या खाना खाया, सब कुछ है, लेकिन वो किसी काम का है नहीं है, लेटा हुआ है, ठीक है। अगर उसके अंदर हम मान लो सपोज करो डेड बॉडी, स्थूल शरीर का मतलब स्थूल शरीर है, कुछ भी हलचल नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है शरीर है, ठीक है। उसके अंदर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ब्रीदिंग होना चाहिए, प्राणमय कोश होना चाहिए, कि बंदा सांस ले रहा हो तब तक हमें ठीक लगता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद ज्ञानमय कोश, मतलब वो चीज़ों को समझ पाए, जान। हॉस्पिटल में देखते हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं कि चलो सांस ले रहा है, हमें लगता है कि चलो एटलीस्ट हमारा पर्सन जो है जिंदा है, लेकिन वो आपको पहचान नहीं रहा है, जान नहीं रहा है कौन हो क्या हो, उसकी जो है जो रियलिटी है उससे वो अलग हो गया, ठीक है। अगर आपको एक लेवल और है, वो जान ले रहा है ना, और ब्लिसफुल है, सारी चीज़ें, सर्जरी हो रखी, सब कुछ है, फिर भी ही इज ब्लिसफुल, मतलब फीलिंग उसका एकदम आनंद में है। आप आ रहे हो, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपने शरीर को किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये हमारा भारतीय ज्ञान सिखाता है। और इस लेवल तक जो भी लोग पहुंचे हैं, उनको कभी कोई हार्म कर ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि जो हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी अगर सोल की तरफ जा रहे हैं, तो सोल को तो कोई अफेक्ट ही नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं नैनम चिद्यंती, है ना, आत्मा को कोई न मार सकता है, न काट सकता है, कुछ ना कर सकता है। तो हम अपने कोष को धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं और आनंद में कोष की तरफ ले जा रहे हैं। और ये सिचुएशन जिस पर्सन के अंदर जब भी आ जाती है, जितने जल्दी आ जाओगी, तो आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे। और ये ज़्यादातर लोगों में बहुत लेट आती है, जब लोग बहुत लेट तक समझ पाते हैं कि सच में जीवन क्या था। तो आयुर्वेद हमारा जो है जीवन जीने के तरीके को ही बताता है, और ये इवॉल्व करते 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 हम अपने जीवन को इस तरह का बना देते हैं कि हम हमारा आसपास का तो इफेक्ट होता ही नहीं है। नहीं तो क्या है कि हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आसपास एनवायरनमेंट को हर्ट कर रहे हैं, और लोगों को हर्ट कर रहे हैं। तो एक नेगेटिविटी या उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो क्या रहा है, वर्ल्ड में आप देखिए, पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है। ओनली क्या है बताइए, इसमें किसको क्या मिलने वाला था? किसी भी वॉर की बात करें, अगर वो अल्टीमेटली होगा क्या, नेगोशिएशन से ही डिस्कस होगा। ईगो ही क्लैश है और कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ तो ईगो, सुपर ईगो, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें किस तरह से डिफरेंशिएशन है, किस तरह से कंट्रोल है, ये योग में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, सिखाया जाता है। और इतना लॉस, इतनी सारी चीज़ें होना, इतनी डेथ होना, इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी जस्टिफिकेशन कभी हो ही नहीं सकती। और एक पर्सन जो स्पिरिचुअली इवॉल्व है, डेवलप्ड है, वो ऐसी चीज़ों में आ भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय ज्ञान परंपराओं को विश्व में और चीज़ों को फैलाने की ज़रूरत है। और आप लोग निश्चित तौर पे अच्छा काम कर रहे हो, ये चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी तो निश्चित तौर पर जो साइकोसोमेटिक हम कहते हैं ना, बहुत सारी बीमारियां जो है दिमाग की देन है, दिमागी फितूर हैं, वो कम हो जाएंगे। सर, जैसे हम अपने पॉडकास्ट के अब एंड में आ रहे हैं, तो मैं एक मैसेज चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को दें, जो कि हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं, वो ये कैसे कर सकते हैं? निश्चित तौर पर आप अपने माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा मैसेज यही होगा कि आप
आपके फर्स्ट हावर जो जो दिन का पहला घंटा है और आपका जो सोने से पहले रात का 1 घंटा है, उस पे आप विचार करना शुरू कर दें। निश्चित तौर पर अगर आप ये सोचने लगें कि हमने फर्स्ट जो हावर्स है किस तरह से स्पेंड किया, क्या जो हमने स्पेंड किया वो हमारे दिनचर्या या हमारे योग या आयुर्वेद के हिसाब से किया है। अगर नहीं किया है या नहीं करते हैं तो आप उस पर विचार करना शुरू कर दीजिए। और रात में जब आप सोने के लिए जा रहे हैं 1 घंटा फिर से आप सोचिए कि जो आपने दिन में किया है क्या हमने उस हिसाब से किया है। अगर नहीं किया है तो उसको मॉडिफाई करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा कि आपके अंदर जो बदलाव आएगा वो बदलाव इतना पॉजिटिव होगा, इतना इतना सात्विक होगा कि वो एक आपके ही जीवन को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ये ट्रांसफॉर्म करेगा आपके आने वाली पीढ़ियों को। जो हम एक यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका उद्देश्य ये है कि जो भी हम आज कर रहे हैं वो हमारी भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए तो हो, उन्हें अफेक्ट ना करे। तो हमने जो भी आज करना है वही इस सोच के साथ करना है कि जो आने वाला भविष्य की पीढ़ी होगी वो आपकी ही प्रोजनी होगी, आपकी ही जनरेशन होगी। तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में वहाँ तक पहुँचे, तो उसको सोच के काम करना है। तो आपका दिन जो आपका शुरुआत है, पूरा दिन आपका बहुत ही कैलिब्रेटेड हो और मन में आप हमेशा एक 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 जो है आर्टिफिशियल जो आनंद है उसकी जो फीलिंग है करते रहें। मैं आपको बड़ा एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जो हम जब भी हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं, तो हमारी मसल्स हैं वो काम करती हैं, अच्छा है। और जब हम नहीं मुस्कुराते हैं तो एकदम डल सा रहता है, देखा होगा फेस आपने एकदम से। तो 2 तरीके होते हैं कि हम फेक इट अंटिल मेक इट। एक इससे ही हम आपको जोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप मैसेज हमारा थोड़ा सा लोगों तक आसानी से पहुंचे, लोग प्रैक्टिस कर पाए, तो हम कहते हैं फेक इट अंटिल मेक इट। आप तब तक उसको फेक करिए। जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टरी में जो पढ़ने चला गया, पहले ही दिन उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं। अभी तो उसने पास भी नहीं किया, अभी तो उसने कोई प्रैक्टिकल भी नहीं दिया, तो क्या है कि वो डॉक्टर की तरह बिहेव करने लगा। उसने वाइट एप्रन पहनना चालू कर दिया, स्टेथोस्कोप, बहुत सारी चीज़ें उसने उस तरह से बिहेव करने लगा। तो वो अभी तो डॉक्टर नहीं है। हम भी क्या कर सकते हैं कि वी नीड टू अपने आप को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं, वी नीड टू ट्रेन द मसल्स। जैसे हमने बताया था कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं तो हार्ट को ट्रेन करना है, ऐसे हमने फेस की मसल्स को भी ट्रेन करना है। और मसल्स को जब आप ट्रेन कर दोगे तो निश्चित तौर पर आप स्माइल भी नहीं कर रहे होगे, लेकिन आपका चेहरा जो दूसरा देख रहा होगा स्माइल करता हुआ देखेगा। तो आपकी ये पॉजिटिव सोच है जिसको आपने प्रैक्टिस के माध्यम से लेके आए। कहते नहीं है आपकी इनका चेहरा ही मुस्कुराता हुआ है, या दूसरे बोलते हैं इनका चेहरा ही दुखी है, इन्हें कुछ भी दे दो कुछ उससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक प्रैक्टिस आपको करने हैं कि हर दिन खुश रहना है। छोटी छोटी खुशियां हैं उनसे खुश होना है। और जो भी कहते हैं ना कि ये समय गुजर जाएगा, तो ये समय गुजर जाएगा। अगर अच्छा है समय और आप बड़े उसमें ईगो में रह रहे हो तो ये भी गुजर जाना है, और बुरा समय है तो ये भी गुजर जाना है। तो आपको क्या समत्वम योग उच्यते, योग में कहते हैं कि आप संभाव रखें, हर सिचुएशन में आप अपने मन को शांति रखें और आपके चेहरे पे हमेशा ही एक स्माइल होना चाहिए। जब हम महाभारत देखते थे छोटे थे तो दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और उसमें वजह भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। जब वो गांधारी जी के पास जाते हैं तो गांधारी जी को पता चल जाता है कि इनकी वजह से हमारे दुर्योधन की डेथ हुई है, तो उसको भगवान को वो श्राप देने के लिए शुरुआत करते हैं कि अब उन्हें पता चल जाता है, तो भगवान है, योगी है, उन्हें पता चल गया कि ये श्राप मिलने वाला है हमें। तो उनके चेहरे पे स्माइल जो है बढ़ना चालू हो जाता है कि ये तो इतना तो दे ही दिया, अभी और मिलेगा और मिलेगा। अरे मिलना है तो ठीक है, बुरा हो अच्छा हो कुछ भी है, मिल ही तो रहा है। तो वो सोच को लेके चलना है, जो हो रहा है
आप उसको या तो अगर आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट कर लीजिए, आप बदल सकते तो फिर सोचना ही क्या। तो हमें जो मन है हमारा उसमें संभाव रखना है। जेलसी जो जो ये फितूर हैं चीज़ें जो हैं मन में लाने नहीं देना है। हमारा अगर हम बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपराओं की, जो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझते हैं आज भी। आपको पता होगा वात पित्त कफ नेचर है हमारा, अगर हम इतने ही समझ लें आप आधी बीमारियों को ख़त्म कर लेते हैं। आप अपना नेचर ही जान लो कि आपके अंदर क्या डोमिनेंस है, इतने ही समझ लो। 50% डिजीज इट सेल्फ इज क्यूरेटेड, वो क्योर हो जाती हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन आप सुन ही रहे हो, जान ही रहे हो। हम 100 साल के ऊपर की लाइफ के बारे में सोचते हैं कि 25 साल ये है, 25 साल ये है, 25 साल ये है और 25 साल ये है, उसके बाद के जीवन के बारे में प्लान करते हैं। तो आप अपनी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसा ज्ञान है, अगर इसको आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। तो ये हमारा मोरल राइट है और निश्चित तौर पर आपकी टीम इस रोल को और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है और यूथ निश्चित तौर पर धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे लिए एक विश्व गुरु का जो सपना है या विकसित भारत का सपना है उसके तरफ लेके जा रहा है। मैं 2 चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा कि अगर खाली स्पिरिचुअलिटी पे वर्क किया जाए, स्पिरिचुअलिटी में जो हमारे यहाँ आध्यात्मिकता भरी पड़ी है ना, ये जो यूनाइटेड यूएन के एसडीजी गोल हैं 17 ना, सभी सॉल्व हो जाते हैं। आप सोच के देखिए कि एक ऐसी चीज जिसमें पैसे ही खर्च नहीं होता है और उससे ही सारी चीजें होती हैं। संतोषम परम सुखम हमारे तो कल्चर में ही है। आपके पास 1000 चीजें हो फिर भी आप खुश नहीं हो सकते, और आपके पास कुछ भी नहीं हो तब भी आपने ऐसे देखे हैं लोग जो जिनसे खुशी जाती ही नहीं है। मतलब वो अपने आप को इतना इवॉल्व कर लिया है जो हमेशा ही खुश रहते हैं। तो अल्टीमेटली जीवन जो है वो क्या है, देने का नाम है। आपको खुशियाँ जो है देनी है, बांटनी है। और जो स्वास्थ्य है ये भारतीय ज्ञान परंपराओं के माध्यम से ही हम विश्व को स्वस्थ कर सकते हैं। और भारत विकसित तभी होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो क्या है, जो आपका जो मेडिसिन्स का या जो इसके हेल्थ केयर का है, हेल्थ केयर को हम क्या बोलते हैं, सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस है क्या? आज के दौर में आप हेल्थ केयर को सर्विस बोलते हैं, बिजनेस है। हेल्थ केयर नाउअडेज इज ए बिग बिजनेस। अगर हम हेल्थ केयर को सर्विस समझने लगें तो आधी समस्याएं तो यहीं दूर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमें जो है चीज़ों को समझना है और लोगों को चीज़ों को समझाना है। भारतीय ज्ञान परंपरा दूसरों को खुशी करने में, सुख देने में है। हम लोग जब विश्व को एक परिवार मानते ही हैं, अयम निजा परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वस्तेव कुटुंबकम। कहते हैं ये मेरा ये तेरा। अगर यही ना करें तो जो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं वो खत्म हो जाएंगे। विश्व को हमने एक परिवार मान लिया, फिर किस चीज़ से लड़ाई, किस चीज़ का इशू जो आज चल रहा है। तो जो ब्रेन की डिसऑर्डर है, इसीलिए जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है ना, वो बॉडी के ट्रीटमेंट को ही नहीं करता, इसके ऊपर जाके मन को ट्रीटमेंट करता है। और मन को भी नहीं, इसके ऊपर जाके सोल के ट्रीटमेंट को करता है। अब ये सोचिए, इस लेयर्ड में जाके अगर कोई भी सिस्टम इस तरह से इवॉल्व है और हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है, तो उस सिस्टम के अंदर एविडेंसेस नहीं है या बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ये कहना ही अपने आप में एक पाप है। और इसको अगर हम, इस क्राइम को अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो मैं आह्वान करना चाहूँगा आपके माध्यम से यूथ को कि जो भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपराओं के बारे में नेगेटिविटी या गलत चीज़ को फैलाता है तो उसको एज ए क्राइम कंसीडर किया जाए कि ये कहीं ना कहीं क्राइम है। और उसके लिए आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित तौर पर चीज़ें जो है आगे तक पहुंचेंगी, क्योंकि ये हमारा राइट है, हमारा कल्चर है। इसको हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। बहुत सारे कंट्री हैं जैसे अब कोरियन, चाइनीज अपनी कल्चर को एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं,
और हम लोग टॉलरेंस हैं, वी हम लोग हर चीज़ को टॉलरेट कर जाते हैं। हमें कोई उल्टा भी बोल दे, सीधा भी बोल दे, समत्तम योग उच्यते मान के चलते हैं। तो यहाँ समत्तम योग उच्यते नहीं होता है कि जो सच है, जो सही है, उसको सही ढंग से अगर आप नहीं दे रहे हो और आप चुप रह जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ये क्राइम है। आप खुद के साथ कर रहे हो और खुद के कल्चर के साथ कर रहे हो। तो मैं आपके माध्यम से हमारी यूथ को यही बोलूँगा कि दादी नानी के नुस्खे से लेके किचन से लेके हर एक जगह आप सॉल्यूशन के माध्यम से, सॉल्यूशन के फॉर्म में आप बहुत सी सारी चीज़ें देखते हो। इन चीज़ों को बस हमें अपने अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, अपने लाइफ स्टाइल में लाने की ज़रूरत है। फिर आपके पास समय भी होगा, आप खाना भी बड़े अच्छे से खा पाओगे, आप सो भी पाओगे और आप हर काम को बड़ी इफ़िशियंसी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ कर पाओगे। कभी भी कोई चिंता या स्ट्रेस होगा ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। और मुझे लगता है कि जो हमारा ये आज का पॉडकास्ट रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा था। मतलब इससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है और आपने जो मैसेज दिया है उससे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इवन इस रूम में भी इतनी पॉजिटिविटी आई है कि मैं बता नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। और सभी व्यूअर से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।